बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पाठ के तहत जनसंख्या वितरण का आशय समझा था और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों, सामाजिक कारकों और आर्थिक कारकों को विस्तार से समझा। उससे संबंधित उदाहरणों को मैंने बताया, उससे संबंधित चित्रों को मैंने दिखाने का काम किया। आज हम लोग जनसंख्या वृद्धि से शुरुआत करेंगे और इस पाठ को कंटिन्यू सीखने का काम करेंगे। आइए हम लोग 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या को देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102.70 करोड़ थी और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ हो गई। तो इन दो समय अवधि के बीच में जनसंख्या में वृद्धि हुई, बढ़ गई, परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। इस बदलाव को परिवर्तन भी कहते हैं। तो दो समय अवधि के बीच में जनसंख्या के बीच में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब यह एक सामान्य परिभाषा हुई। अब भारत इसमें कोई एक क्षेत्र है या एक देश है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि जो है, दो समय अवधि के बीच किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या घट भी सकती है और जनसंख्या बढ़ भी सकती है। घटना मतलब ऋणात्मक, बढ़ना मतलब धनात्मक। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो धनात्मक वृद्धि और यदि घटती है तो ऋणात्मक वृद्धि हो गई। तो इन सारे शब्दों को भाई परिवर्तन ले लें, दो समय बिंदुओं को ले लें, क्षेत्र ले लें, धनात्मक ले लें और ऋणात्मक ले लें, तब हमारी परिभाषा जनसंख्या वृद्धि की क्या बनती है? दो समय बिंदुओं के बीच क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाले धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तनों को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि की फाइनल परिभाषा हुई, जिसको मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। आप देखिए और इसको लिखने का काम कीजिए। यदि आप परीक्षा में इस परिभाषा को लिखते हैं तो कोई भी परीक्षक पूरा का पूरा अंक आपको देने का काम करेगा। किसी क्षेत्र में जन्म से जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु से घटती है। चूंकि एक स्थान पर जन्म और मृत्यु दोनों ही होती है, इस परिस्थिति में कुल जन्म में कुल मृत्यु को घटाकर वहां की जनसंख्या वृद्धि ज्ञात की जाती है। कुल जन्म में कुल मृत्यु को घटाकर जो जनसंख्या वृद्धि ज्ञात की जाती है उसे प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या केवल जन्म और मृत्यु से ही घटती बढ़ती नहीं है, यह अप्रवास से बढ़ती है तथा उत्प्रवास से घटती है। इस प्रकार जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि ज्ञात करनी है तो जन्म में मृत्यु को घटाकर प्राप्त संख्या में अप्रवास को जोड़ेंगे तथा उत्प्रवास को घटाएंगे। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति का मूल स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास यदि होता है तो मूल स्थान की जनसंख्या घटती है, जिसे उत्प्रवास कहते हैं, जबकि जिस स्थान पर वह जाकर बसता है वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, जिसे अप्रवास कहते हैं। अब बात आती है जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हो रही है या ऋणात्मक वृद्धि, यह जानना आवश्यक है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तथा दूसरे देश के लोग अस्थायी रूप से प्रवास कर जाएं तो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, जिसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है और अन्य देशों में लोगों का प्रवास हो जाता है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास है।
अशोधित जन्म दर निकालने के लिए वर्ष विशेष में जन्म लिए जीवित बच्चों को उस क्षेत्र के वर्ष के मध्य की जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुना कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, उस वर्ष में जितने बच्चे जन्म लिए और उसमें से जितने बच्चे जीवित रहे, जीवित बच्चों की संख्या ली जाती है और उस वर्ष का मध्य भाग में, मतलब आधे साल में वहाँ की कितनी जनसंख्या रही होगी उससे भाग देते हैं और 1000 से गुना कर देते हैं, और जो संख्या प्राप्त होती है इस संक्रिया के द्वारा उसको जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार मृत्यु दर निकालने के लिए वर्ष विशेष की मृतकों की संख्या को उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या से भाग देकर हम 1000 से गुना करते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। मतलब उस वर्ष जितने लोग मरे उनकी संख्या को उसी वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या से भाग दे देते हैं, और जो भागफल आता है उसको 1000 से गुना कर देते हैं, और इस क्रिया से जो हमें संख्या मिलती है वह उस वर्ष का मृत्यु दर होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक गांव है और गांव में अनेक घर हैं। इन घरों में अनेक परिवार के लोग रहते हैं। अब इन परिवारों में से एक परिवार रोजगार की तलाश में गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। वह गांव को छोड़कर शहर चला जाता है और शहर में अस्थायी रूप से रहने लगता है। इसी को प्रवास कहते हैं। अपने मूल निवास से जब कोई व्यक्ति या परिवार अन्य स्थल में जाकर बस जाए तो इसे प्रवास कहते हैं। अब व्यक्ति गांव को छोड़कर शहर गया। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति गांव को छोड़कर शहर गया। जिस स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान में जाता है, यानी मूल स्थान जिसको उसने छोड़ा उसको प्रवास का उद्गम स्थल कहते हैं। फिर जिस जगह पर जाकर के व्यक्ति बस गया, शहर में जाकर बसा, ठीक है, तो मूल स्थान को छोड़कर जिस स्थान पर बसा उस स्थल को गंतव्य स्थल कहा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या केवल गांव से ही लोग जाकर शहर में बसते हैं? प्रवास केवल एक ही प्रकार का होता है या अनेक प्रकार का होता है? तो इसी को हम लोग पहले समझते हैं। हमने अभी देखा कि लोग गांव से निकलते हैं और निकलकर शहर की ओर जाते हैं और शहर में जाकर के बसते हैं। तो यह जो हुआ वह गांव से शहर की ओर प्रवास हुआ। इस प्रवास में गांव उद्गम स्थल है और शहर गंतव्य स्थल। अब सवाल उठता है, क्या लोग गांव से केवल शहर में जाकर बसते हैं या शहर से वह गांव की ओर भी आकर्षित होकर के गांवों में जाकर बसते हैं? कभी कभी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर व्यक्ति या एक परिवार शहर से गांव में जाकर बसता है, तब इसे शहर से गांव की ओर प्रवास कहते हैं। इस प्रवास में शहर जो हो जाता है वह उद्गम स्थल हो जाता है और गांव गंतव्य स्थल। अभी तक हमने देखा कि लोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर गांव से शहर में जाकर बसते हैं या शहरों से आकर गांवों में बस जाते हैं। मतलब गांव से शहर की ओर प्रवास। दूसरी चीज़ को देखा मैंने, शहर से गांव की ओर प्रवास। क्या और भी कोई दूसरा या तीसरा प्रवास हो सकता है? तो देखते हैं कभी कभी क्या करते हैं लोग कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बस जाते हैं। अपने गांव को छोड़ दिए और सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर के वह दूसरे गांव में बस गए, जिसको गांव से गांव की ओर प्रवास कहते हैं। गांव से गांव की ओर प्रवास। गांव से शहर की ओर प्रवास हुआ, शहर से फिर गांव की ओर प्रवास हो गया, गांव से गांव की ओर प्रवास हो गया। तो क्या शहर से लोग शहर की तरफ भी जाते हैं क्या? ऐसा भी होता है।
लोग एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बसते हैं। लोग सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारकों से जब प्रभावित होते हैं तो अपने मूल शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बसते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धनबाद में रह रहा है और वह अपने व्यापार को फैलाने के लिए रांची में जाकर बस जाए, या रांची का व्यक्ति धनबाद में आकर बस जाए, धनबाद का व्यक्ति कलकत्ता में जाकर बस जाए, तो इस तरह का जो प्रवास है वह शहर से शहर की ओर है। इसमें क्या है कि धनबाद भी शहर है, रांची भी शहर है, कलकत्ता भी शहर है, तो जहाँ कहीं भी लोग जाकर बस रहा है, इसमें शहर को छोड़कर लोग शहर में ही जाकर बस रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों में शहर जो है वह उद्गम स्थल भी है और गंतव्य स्थल भी है। अभी तक जो हमने सीखने का काम किया प्रवास से संबंधित कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित चित्र के द्वारा जो हमने देखा, इन सारे उदाहरणों, इन सारे चित्रों के आधार पर प्रवास 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गांव से गांव की ओर, दूसरा शहर से गांव की ओर, तीसरा गांव से गांव की ओर, और चौथा शहर से शहर की ओर। निश्चित रूप से इसके पहले जो कुछ मैंने पढ़ाया उसकी परिभाषा को सुन करके आप पूरी तरह से उसके बारे में विस्तार से वर्णन कर लीजिएगा। अब बात आती है कि जो व्यक्ति प्रवास करता है उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर दूसरे देश में, जैसे कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गया, तो वैसे व्यक्तियों के लिए हम लोग अप्रवासी भारतीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अप्रवासी, जो व्यक्ति दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं उनके लिए अप्रवासी, और भारत के लिए वह उत्प्रवासी हैं। इस प्रकार जिस स्थान को वो छोड़ते हैं उस स्थान के लोग उन्हें उत्प्रवासी कहेंगे, और जिस स्थान में जाकर के बसते हैं वहाँ के लोग उसको अप्रवासी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ता क्यों है, वह अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में क्यों बसता है। जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान में अपने आप को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगता है, तब वह अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होता है और दूसरे जगह जाकर बसता है। दूसरा जगह जो है वह किसी न किसी कारणवश उसको खींचता है, चाहे वह आर्थिक कारक हो, चाहे वह सामाजिक कारक हो, चाहे वह सांस्कृतिक कारक हो। तो एक तरह से एक स्थान जो वह अपने आप को रहने लायक नहीं समझता है, सुरक्षित नहीं समझता है, वैसे कारक जो होते हैं जिसके चलते वह असुरक्षित महसूस करता है, उसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जबकि जिस कारक के द्वारा वह खींचकर वह दूसरे जगह पर जाकर बसता है उसको अपकर्ष कारक कहते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के कारण लोग प्रभावित होता है एक जगह से दूसरे जगह बसने के लिए। आइए इन कारकों के बारे में हम लोग विस्तार से समझने का काम करेंगे। हमने अभी से कुछ देर पहले प्रवास के प्रतिकर्ष कारक के संबंध में बातचीत की, जिसमें मैंने आप सबको बताया कि वैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जो व्यक्ति या परिवार के बसाव के प्रतिकूल हो उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। वैसे कारक जिससे लोग चिढ़ते हों और उन कारकों के कारण वह अपने मूल स्थान को छोड़ना चाहते हों, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन के स्तर, राजनीतिक उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा, महामारी इत्यादि आता है। प्रवास को आकर्षित करने वाले कारक जैसे रोजगार, व्यवसाय के अवसर, शांति, सुरक्षा, शिक्षा, अनुकूल जलवायु, यातायात के साधन, चिकित्सा की सुविधा,
ये सारी चीज़ें अपकर्ष कारक कहलाती हैं। याद रखिएगा, शहर जो है ग्रामीणों को रोजगार के अवसर के कारण, व्यवसाय के अवसर के कारण, शिक्षा के अवसर के कारण, स्वास्थ्य की सुविधाओं के कारण आकर्षित करती है। इस प्रकार ग्रामीण जो है शहर की ओर अपकर्ष जो करते हैं इन कारकों के कारण करते हैं।